हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज सोशल साइंस के कक्षा 10 के लेसन नंबर 17 जो है मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, मनी एंड फाइनेंस सिस्टम का पार्ट 1 में आप लोगों को समझा रही हूँ। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुद्रा का परिचय एवं विकास, मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य, वित्तीय प्रणाली एवं संस्थाएं, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और बैंकों के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम प्रमुख वित्तीय संस्थाओं तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो में बैंकों के प्रकार मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस लेसन में जो शब्द नए आपको लग रहे हैं उन शब्दों की शब्दावली। तो वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना या वस्तुओं की अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। मुद्रा किसे कहते हैं हम? वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों को भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। अगला है पत्र मुद्रा, जो नोट होते हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है। तो वह कागजी मुद्रा जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार की साख के आधार पर जारी किया जाता है उसे हम पत्र मुद्रा कहते हैं। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा यानी जो एक्सचेंज हो जाए। जब पत्र मुद्रा स्वर्ण या अन्य धातुओं में परिवर्तनीय होती है तब उसे परिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहा जाता है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, जब पत्र मुद्रा स्वर्ण या अन्य धातुओं में परिवर्तनीय नहीं होती तब उसे अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहा जाता है। साख यानी क्रेडिट मनी किसे कहते हैं? तो जारी करने वाली संस्था के नाम के आधार पर स्वीकार किए जाने वाले कागजी प्रपत्र जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम आदि, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं क्रेडिट कार्ड या साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। राष्ट्रीयकृत बैंक, ये वे बैंक हैं जिन्हें 1969 एवं 1980 में सरकार ने अधिकृत किया। अब इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में जाना जाता है, यानी सरकारी बैंक, उन्हें कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज, एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त करना विदेशी विनिमय कहलाता है। निजी क्षेत्र के बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक, जिन बैंकों का स्वामित्व निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के हाथों में होता है उन्हें निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। और जो शब्द आप इस लेसन में सुनेंगे या पढ़ेंगे वो है नाबार्ड। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। यह संस्था भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक आदि द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु दिए गए ऋणों की प्रतिपूर्ति करती है। यह ग्रामीण एवं अन्य ऋणों से संबंधित एक शीर्ष संस्था है। तो ये तो वो शब्द हुए जो आप इस लेसन में सुनने वाले और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मुद्रा का परिचय एवं विकास। मुद्रा शब्द कहाँ से आया? तो मुद्रा शब्द अंग्रेजी के मनी का हिंदी रूपांतरण है। मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो, गॉडेस जूनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। प्रारंभ में रोम में सिक्कों की ढलाई का काम स्वर्ण की देवी जूनो के पवित्र मंदिर में ही होता था। लैटिन भाषा में मुद्रा को पेक्यूनिया कहते थे, जो पैकस शब्द से बना है जिसका अर्थ है पशुधन। ठीक है, तो मुद्रा जो शब्द आया उसका ये पूरा परिचय मैंने आपको बताया। अब आज जो मुद्रा का स्वरूप देखने के लिए मिलता है उसके विकास का एक लंबा इतिहास है। प्राचीन युग का मनुष्य अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता था, अतः उसे लोगों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं को बदलना पड़ता था और इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है, और वस्तु विनिमय की यह प्रणाली काफ़ी समय तक चलती रही और साथ में समय के साथ साथ वस्तु विनिमय की अनेक कठिनाइयाँ सामने आईं। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकार करे एवं बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराए। इसलिए ऐसी वस्तुओं की खोज की गई जो सभी व्यक्तियों को स्वीकार हो। प्राचीन काल में गाय, बकरी, सीप, मछली के कांटों, जानवरों की खाल, हाथी दांत आदि को मुद्रा की इकाई के रूप में अपनाया गया, परंतु इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आई, जैसे प्रमाणीकरण का अभाव और संचय की कठिनाई। यानी आप गाय, बकरी, सीप, मछली के कांटों कितना ज़्यादा इकट्ठा करके रखोगे, या इनका प्रमाणीकरण क्या है कि अगर गाय के बदले हम बकरी दे रहे हैं तो दोनों की कीमत बराबर होगी, ये कोई प्रमाण तो है नहीं। तो इस वजह से इनमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं।
इसके बाद धातुओं का उपयोग करने की प्रेरणा मिली। धातु का सिक्कों के रूप में उपयोग होने लगा, जिससे अनेक समस्याएं हल हो गईं। और राजा महाराजाओं ने जालसाजी को रोकने के लिए इन सिक्कों की तौल, आकार, रंग रूप आदि को निर्धारित किया तथा इन सिक्कों की प्रामाणिकता के लिए उन पर सरकार की मोहर लगाई जाने लगी। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का उपयोग व्यापक रूप से सिक्कों के रूप में होने लगा, परंतु इसमें भी ये कठिनाई आने लगी कि लोग बाग इनको भी इकट्ठा कर करके रखने लगे। ठीक है। अब बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा का विस्तार अनेक रूपों में हुआ, जैसे लिखित प्रमाण पत्र, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा आदि। इसके बाद केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक के विस्तार के साथ साथ चेक, हुंडी, ड्राफ्ट के रूप में साख मुद्राओं का विकास हुआ। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा का भी चलन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में हम जो मुद्रा देख रहे हैं उसका एक लंबा इतिहास है। ठीक है। तो सबसे पहले आया वस्तु विनिमय, इसके बाद आई पदार्थ मुद्रा, इसके बाद आई धातु मुद्रा, फिर आई कागजी मुद्रा, उसके बाद साख मुद्रा, और आखिरी में जो मुद्रा हम देख रहे हैं वो कौन सी मुद्रा है? वो है प्लास्टिक मुद्रा, जिसके क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड बने हुए होते हैं। ठीक है। अब आप एक बॉक्स देख रहे हैं, इसमें एटीएम लिखा हुआ है। एटीएम अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन का संक्षिप्त रूप है, जो वर्तमान में बैंकिंग कार्य के लिए अत्यधिक प्रचलित हो गया है। यह कार्ड प्लास्टिक का बना होता है और इसमें धातु की एक चिप लगी रहती है, जिस पर बैंक अकाउंट से संबंधित सभी विवरण दर्ज रहते हैं। वास्तविकता यह है कि एटीएम ने बैंकिंग कार्य को बहुत ही अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इसे हम आराम से अपने जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा सुविधाजनक है। मुद्रा के विकास का क्रम आप इस सारणी में समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वस्तु विनिमय, पदार्थ मुद्रा, कागजी मुद्रा, साख मुद्रा, साख के अंतर्गत चेक, हुंडी, ड्राफ्ट, प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि। ठीक है। पदार्थ मुद्रा में उपभोग की वस्तुएं, खाद्यान्न, नमक, मछली, पशु आदि। पूंजीगत वस्तुएं में चाकू, कीलें, धातुएं आदि। कागजी और पदार्थ मुद्रा के अंदर का जो तीसरी है वो है आभूषण, प्रदर्शन वाली वस्तुएं, सीप, कौड़ी, बहुमूल्य धातुएं आदि। कागजी मुद्रा में प्रारंभिक लिखित प्रमाण पत्र, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा जैसे बैंक नोट है, फिर इसके बाद परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, बैंक नोट इसका भी उदाहरण है, और अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा, ये भी बैंक नोट का ही एक उदाहरण है। ठीक है। अब मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य। मुद्रा, हम जब से मुद्रा को पढ़ रहे हैं तो मुद्रा की परिभाषा है क्या? मुद्रा की परिभाषा मैंने आपको अभी शब्दावली में भी बताई, और जो हमारे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर एली, ये क्या कहते हैं मुद्रा को? मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह एवं जांच के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने तथा व्यय का भुगतान करने के रूप में स्वीकार की जाती हैं। मुद्रा कोई भी वह वस्तु हो सकती है जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना किसी संदेह या जांच के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने यानी खरीदने और व्यय का भुगतान करने के रूप में स्वीकार की जाती है। ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। प्रोफेसर एली क्या कहते हैं? मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता है। विनिमय के माध्यम यानी आप एक्सचेंज कर सकें किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु के बदले में। यदि आप कोई भी वस्तु ऐसे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो मुद्रा कहलाएगी। तो उन्होंने क्या कहा है? जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता है और जो सामान्यतः ऋण के अंतिम भुगतान में स्वीकार की जाती है। यानी जब आप कोई ऋण लेंगे और जब उसका भुगतान करेंगे तो वो मुद्रा के रूप में ही की जाएगी ना। जैसे आपने किसी को सोना दिया और उससे प्लॉट अपने नाम करवा लिया, तो सोना क्या है? अंतिम भुगतान काय के रूप में कर रहे हो आप? सोने के रूप में। या आपने कोई चेक लिख के दे दिया, चेक के रूप में आप अंतिम भुगतान कर रहे हो, तो चेक भी एक तरह से मुद्रा ही है। ठीक है। अब मुद्रा का कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य हम विनिमय का माध्यम यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय हम कैसे करते हैं? मुद्रा से। उत्पादक अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और तत्पश्चात मुद्रा के द्वारा वह अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है। सेकंड है मूल्य का मापन, यानी आज किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो हम काय में मापते हैं? मुद्रा में।
बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। यह मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। तीसरा जो कार्य है वो है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान सरलता से भेजा जा सकता है। किसी स्थान से वस्तुओं को खरीदने की स्थिति में उनके मूल्य का भुगतान द्वारा या बैंक ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर आदि के द्वारा किया जाता है। अभी आप देखिए, इस समय आप देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, तो उसमें आप अपने मुद्रा का भुगतान किस रूप में करते हैं? आपके पास कोई वस्तु आई और आपने उसको तुरंत ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो ये क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है ना। तो बैंकों के माध्यम से रुपए को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। और आखिरी कार्य है मुद्रा का क्रय शक्ति का संचय। मनुष्य स्वभाव से ही भावी विपत्तियों से निपटने के लिए बचत करता है, और बचत वह काय के माध्यम से करता है? मुद्रा के माध्यम से, क्योंकि मुद्रा को रखना सरल है। बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रुपए जमा करके क्रय शक्ति का संचय करना एक आम बात हो गई है। तो ये तो हुई मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य। मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के कार्य क्या हैं? तो पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापन, तीसरा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण और चौथा है क्रय शक्ति का संचय। ठीक है। अब आ गया वित्तीय प्रणाली, यानी वित्तीय प्रणाली किसे कहते हैं? ये आपके एक क्वेश्चन के आंसर भी चल रहे हैं, आप बहुत ध्यान से इसको समझना। वित्तीय प्रणाली किसे कहते हैं? तो दैनिक जीवन में व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार चाहे हम उद्योग खोलें या धंधे, कोई किसी भी तरह का कोई व्यापार करें या कृषि संबंधित कोई कार्य करें, सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति, व्यापारी, उद्योगपति एवं कृषक सभी को धन उधार लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार जब हमारी आय अपनी आवश्यकता से अधिक होती है, तब सुरक्षित रखने के लिए हम किसी वित्तीय संस्था को ढूंढते हैं। तो यदि हम अपनी आय को किसी वित्तीय संस्था में रखेंगे तो हम उससे सुरक्षित महसूस करेंगे और उससे ब्याज के रूप में आय कमाने का भी एक जरिया बन जाएगा हमारे लिए। तो ऐसे में वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएं हमारी अतिरिक्त आय या बचत को जमा के रूप में अपने पास रखती हैं, और जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण के रूप में उधार देती हैं। अतः जमा के रूप में धन एकत्रित करने और ऋण देने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य परस्पर समन्वय बनाए रखने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है, प्रमुख वित्तीय प्रणाली कौन कौन सी हुई? तो सबसे पहले बैंक। तो बैंक सरकारी बैंक भी हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं। और 1991 के बाद निजी क्षेत्र के अनेक बैंक स्थापित हुए। उदाहरण के लिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, UTI बैंक, इंडस बैंक आदि निजी क्षेत्र के बैंक हैं। और वर्तमान में निजी क्षेत्रों के बैंकों का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है। तो ये आपने सुना कि वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं और ये कैसे कार्य करती हैं और क्या कार्य करती हैं। व्यक्तियों के धन को अपने पास रखती हैं और जिन व्यक्तियों को आवश्यकता होती है उन व्यक्तियों को ये धन उपलब्ध कराती हैं। तो जब ये धन उपलब्ध कराती हैं तो बदले में उनसे क्या लेती हैं? ब्याज। और जब ये व्यक्तियों की आय को जमा करती हैं तो बदले में क्या देती हैं? ब्याज। तो जो ब्याज देती हैं वो कम होता है और जो ब्याज लेती हैं वो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो बीच का जो मार्जिन रहता है उससे ये अपने और कार्यकलापों को आगे बढ़ाती हैं। तो इस तरह से ये वित्तीय संस्थाएं कार्य करती हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पहला जो है प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बैंक है। बैंक प्राइवेट भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि ये वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं जैसे कार्य करते हैं। तो गांव में साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराता है। साहूकार दो प्रकार के होते हैं, पहला कृषक साहूकार या जमींदार और दूसरा है व्यावसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति हैं जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं लेकिन धनवान होने के कारण धन उधार देने का कार्य सहायक व्यवसायिक रूप में करते हैं।
व्यावसायिक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय धन उधार देना ही होता है। साहूकारों के कार्य करने का तरीका बहुत सरल होता है। ये अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण देते हैं और यह उत्पादन व उपभोग दोनों कार्यों के लिए ऋण देते हैं। ऋण जमानत लेकर व बिना जमानत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। साहूकारों का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी वो कृषकों को बहुत जल्दी धन उधार दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास ये जमीन है। ठीक है। आजकल साहूकार कृषि वित्त की लगभग 25% आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साहूकार लोकप्रिय तो हैं ही, लेकिन अब बदनाम भी हैं। बदनाम क्यों हैं? क्योंकि साहूकारी व्यवस्था के दोष भी हैं। कौन कौन से दोष हैं? पहला है ऊंची ब्याज दर, फिर है अग्रिम ब्याज, हिसाब में गड़बड़ी और बेगार कराना। ठीक है। ऊंची ब्याज दर यानी ये बहुत ज़्यादा कीमत पर ब्याज लेते हैं, बहुत ज़्यादा परसेंट पर। अग्रिम ब्याज काट कर पैसा देते हैं। हिसाब में गड़बड़ी कर देते हैं क्योंकि जो कृषक हैं वो अनपढ़ होते थे तो उनके हिसाब में ये गड़बड़ी कर देते थे। बेगार कराना यानी बिना पैसों के काम कराना और फिर उनको पैसे नहीं देना जिनने इनसे ऋण उधार लिया है। तो ये इनका जमींदार। इस प्रथा का प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। ये बहुत बड़े भूस्वामी होते हैं और इनका कार्य किसानों से लगान वसूल करना होता है। ये किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देते थे और जमींदार आवश्यकता पड़ने पर किसानों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी ऋण दिया करते थे। फलस्वरूप सभी राज्यों ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को अपूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब आ गया स्व सहायता समूह। स्व यानी अपनी खुद की सहायता। तो स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है और इन समूहों का गठन आपसी सहयोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों के लिए छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। इन बचतों को बैंक में जमा किया जाता है। बैंक के जिस खाते में यह राशि जमा की जाती है वह समूह के नाम का होता है और सामान्यतः एक समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। प्रायः इसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पहुंच बैंक या वित्तीय संस्थाओं तक नहीं होती। अतः समूह सदस्यों को बचत की विधि सिखाता है और समूह सदस्यों को कम ब्याज पर आसानी से छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूह की बैंकिंग संबंधित गतिविधियों का उद्देश्य समाज के उन गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को बैंकों से जोड़ना है जिनको अभी तक अनदेखा किया गया है। अब स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य क्या हैं? तो ये उद्देश्य हैं उसके सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित करना, सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करना, सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना, सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों के प्रति जागृति पैदा करना और सरकार, बैंक तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना। तो ये है स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई और लक्ष्मी वाहिनी के नाम से यह संस्था एक गाड़ी में चलते फिरते बैंक का कार्य करती है। इसकी पूंजी 1 करोड़ रुपए है और यह गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और अगला आया चिट फंड। इन योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास है। यह बहुत लोकप्रिय है दक्षिण भारत में। यहाँ यह संगठित और असंगठित दोनों रूपों में संचालित है। चिट फंड भारत में पाए जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है। इसमें निर्धारित सदस्यों संख्या में सदस्य बनाए जाते हैं। ये सदस्य पूर्व निर्धारित समय के अंतराल के बाद एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर एक तयशुदा राशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं और फिर इस धनराशि की सदस्यों के बीच नीलामी होती है। इस नीलामी में जो सदस्य सबसे अधिक ऊंची बोली लगाता है उसे एकत्रित धनराशि सौंप दी जाती है। इस प्रकार चिट फंड योजनाएं किसी पंजीकृत वित्तीय संस्था या कुछ मित्र या रिश्तेदार आपस में मिलकर भी चलाते हैं। उद्देश्य में भिन्नता के साथ अलग अलग तरह की चिट फंड योजनाएं देश में चल रही हैं। और एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये स्व सहायता समूह का एक बैंक है। ग्रामीण बैंकों का एक
ठोस तंत्र विकसित हुआ है। इन बैंकों में अब 60 लाख से ज़्यादा कर्जदार हैं जो बांग्लादेश के 40,000 गाँव में फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1970 में मोहम्मद यूनिस द्वारा की गई थी। इन ग्रामीण बैंकों ने गरीबों की ऋण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कार्य के लिए मोहम्मद यूनिस को सन 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपने सब देखा कि किस प्रकार से निजी क्षेत्र की संस्थाएं कार्य करती हैं व्यक्तियों को पैसा देने में, और वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो निजी क्षेत्र में चाहे वो साहूकार हो, चाहे जमींदार हो, चाहे स्व सहायता समूह हो या चिटफंड हो, ये सब निजी क्षेत्र की योजनाएं हैं जो कि व्यक्तियों की सहायता के लिए चलती हैं। ठीक है, जमींदारी प्रथा का अंत हो गया है। साहूकारी व्यवस्था को भी लगभग समाप्त ही माना जाए। और क्योंकि साहूकार की व्यवस्था में बहुत सारे दोष आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगी। धन्यवाद। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें।